बिहार में शराबबंदी का जितना मजाक बना उतना शायद ही किसी और कानून का बना होगा। आज सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता को शराबबंदी के फायदे समझाने वाले हैं, लेकिन कल गोपालगंज में शराब से भरी एक गाड़ी में शराब लूटने की होड़ मच गई। बीच बाजार मची लूट, गाड़ी में शराब के पैकेट। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट। जी हां, ठीक सुना आपने, शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट मची है, वो भी बीच बाजार। 20 सड़क पर खड़ी इस बोलेरो गाड़ी में शराब की खेप लदी है और बाहर चारों ओर से घेरी भीड़ इसी शराब में अपने हिस्से का प्याला तलाश रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, जिसे जहां से रास्ता मिल रहा है वहीं से शराब के पैकेट तक अपना हाथ बढ़ाने के लिए जूझ रहा है। किसी के हाथ 2 पैकेट आए, किसी के हाथ 4, तो कोई जाबाज पूरी पेटी ही हत्या कर निकल गया। गाड़ी के अंदर का मंजर भी देख लीजिए, खिड़की, दरवाजे, डिग्गी, हर तरफ से लोग गाड़ी के अंदर घुस पड़ने को बेकरार हैं, क्योंकि अंदर वो खजाना है जो नीतीश कुमार बिहार की जनता से छिपाते हैं। आप भी देखिए उस खजाने की एक झलक जो लूटा जा रहा है। गाड़ी के अंदर बिखरे पड़े इन पैकेटों में शराब है। अंदर कई पेटियां हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हो चुकी हैं। ये आखिरी पेटी थी जो चीना झपटी में फट चुकी है और पैकेट खुलकर बिखर गए हैं। इन्हें झपट लेने के लिए जंग का आखिरी दौर जारी है। इस जंग में विजेता आगे मिलने वाली खुशी में अभी से झूम रहे हैं, और जो इस जंग में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो इन जुझारुओं को देख देख कर झूम रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि गोपालगंज में एक बोलेरो गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे से भड़के लोगों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया। गाड़ी के शीशे टूटने पर अंदर शराब की पेटियां दिखाई दी। गाड़ी में शराब होने का पता चलते ही लूट मच गई। बिहार में शराबबंदी है, खरीदना, बेचना और पीना सब गुनाह है, लेकिन फिर भी इस तरह गाड़ियों में शराब की पेटियां भरकर धड़ल्ले से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अब भी कहेंगे कि लोग उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये कोई ग्रहण करता है, 2 नंबरी काम करता, तो यही सब नतीजा होता। कितना बुरा चीज है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली। हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि आज ही नीतीश कुमार मोतिहारी में अपनी सामाजिक सुधार यात्रा निकालने वाले हैं, जहां वो लोगों को बताएंगे कि उनके शराबबंदी के फैसले से लोगों को कितना फायदा हुआ है। बहरहाल मुख्यमंत्री के आदेश की तामीली करने उनकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चलता फिरता मैखाना पहले ही लुट चुका था, लेकिन पुलिस को कानून का राज स्थापित करना था। मौके पर ही एक आदमी मिला जो उसी पर स्थापित कर दिया। बिहार के विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वहीं तस्करी के जरिए भी जहरीली शराब का धंधा भी फल फूल रहा है और आए दिन अलग अलग जिलों से जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत की खबरें आती हैं। गोपालगंज की तस्वीरें इन तमाम आरोपों को पुख्ता कर रही है। सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज, आज तक। तो बिहार में शराबबंदी का धड़ल्ले से मजाक बन रहा है। आगे बढ़ते पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में बेअदबी के मामले में हुई हत्याओं पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने लिंचिंग को लेकर पुराना इतिहास निकाल लिया। इन सब के बीच पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया पर शिकंजा कस गया है। उनके खिलाफ ड्रग्स मामले समेत कई मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में चुनाव है और बेअदबी के बाद लिंचिंग के मुद्दे पर जबरदस्त तनाव है। तो बेअदबी के मामले में लिंचिंग पर जोर देकर कोई बोले या ना बोले, लेकिन राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द व्यवहारिक तौर पर सुनने को भी नहीं मिलता था। राहुल गांधी का ये ट्वीट बीजेपी के नेताओं को खल गया। सबसे पहले बीजेपी IT सेल वाले अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को लिंचिंग का जनक बताया। साथ में बीजेपी के सांसदों ने राहुल पर ताबड़तोड़ वार किए।
देखिए, राहुल गांधी छोटे बच्चे थे जब 84 में हजारों सिखों को दिल्ली एवं देश के अन्य शहरों में निर्दोष सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला, कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया गया। उनको मालूम नहीं कि जब 84 के अंदर इसी दिल्ली के अंदर में सिख भाइयों को किस प्रकार से घसीट कर मारा गया, किस प्रकार से लोमहर्षक घटना हुई सिख भाइयों पर, और ये कांग्रेसियों ने किस प्रकार से कुकृत्य किया था। उस समय वो लिंचिंग नहीं था तो क्या था। लिंचिंग के मसले पर बीजेपी के नेताओं को जवाब देने के लिए कांग्रेस के आला नेता भी आए। बीजेपी आने के बाद वही काम की, दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना, और जो लोग वो नहीं चाहते, जो लोग उनके उसूलों के अंदर नहीं बैठते, उन सबको खत्म करने का, मारने का एक मुहिम शुरू की। अब सवाल ये है कि क्या दंगे और लिंचिंग में कोई अंतर नहीं है? लिंचिंग वो है जिसमें कई लोग घेर कर एक आदमी को मार डालें, और दंगे वो हैं जो दो समुदाय या दो गुटों के बीच हो। दंगे में दोनों तरफ का नुकसान होता है, लेकिन लिंचिंग एकदम विपरीत है, एक तरफा नुकसान। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ये भेद खत्म कर दिया है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, और चुनाव कहने के लिए तो लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सियासत का चक्रव्यूह है, जिसमें अपने अपने कौरवों ने अपने अपने अभिमन्यु खोज लिए हैं। कौन से द्वार पर किसको मारना है उन्हें तय करना है। उसी कड़ी में केस बढ़ा है अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ड्रग्स केस में FIR दर्ज की है। NDPS एक्ट की अलग अलग धाराओं में भी मजीठिया पर केस दर्ज हुआ है। इसके अस्थाना पेपर लीक केस में भी मजीठिया पर केस दर्ज किया गया है। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि ये तो उन्हें पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। सानू तो ਇਹਦਾ पता ही सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 DGP ਬਦਲੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ DGP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ कि बादलों ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान 4 बिलांग लंबी हो गई है। उन्होंने तो मंच से सीधी धमकी दी है कि मजीठिया को लटका कर मारेंगे। क्या लंबू 6 फुट 4 इंच का मावां दे पुत्तां दी सिवियां दी अग जिन्हां दे दिल च धड़कदी है, इहनूं मुद्दा करके ਇਹਦੇ पता लाउंदा मैं पिछे ਉਹਦੇ ਤੇ लिखदा फिर कब मिलोगे आन मिलो सजना तर 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 तर। इन दिनों धमकियों और आरोपों का तैयार है पंजाब। अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, और अभी से यह हाल है तो मान कर चलिए कि जंग अभी और धारदार होगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कर्मचारियों के काम करने की क्षमता घट रही है। भारत में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में तो इसका असर दिखाई देना भी शुरू हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से काम के घंटों में कमी आ रही है, इसका खुलासा रिसर्च जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई एक स्टडी में किया गया है। इसके मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूदा तापमान में गर्म और उमस भरे मौसम की वजह से वर्किंग आवर्स में प्रति घंटे करीब 4 से 5 मिनट की कमी देखी जा रही है। यानी 12 वर्किंग आवर्स के दौरान करीब 1 घंटे का नुकसान हो रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मुंबई में काम के घंटे प्रभावित हो सकते हैं। जाहिर है कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में इस गिरावट से आखिरकार कंपनियों की उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी, जिससे ग्रोथ में गिरावट आ सकती है। रिसर्च जर्नल नेचर कम्युनिकेशन की स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से अगर तापमान 1 डिग्री भी बढ़ा तो हर एक घंटे में होने वाली 4 से 5 मिनट की ये कमी दोगुनी होकर 10 मिनट तक पहुंच सकती है। इस स्टडी के मुताबिक अहमदाबाद में प्रति घंटे करीब 12 मिनट का नुकसान हो रहा है, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में हालात मुंबई जैसे हैं, यानी हर घंटे 4 से 5 मिनट का नुकसान। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से हर साल करीब 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मौजूदा हालात के मुकाबले अगर तापमान 2 डिग्री बढ़ गया तो ये नुकसान बढ़कर 129 लाख करोड़ रुपए हो सकता है।
इस स्टडी के मुताबिक दिन के गर्म समय के मुकाबले काम के घंटों को सुबह या शाम में तब्दील करना फायदेमंद रहेगा। यानी दिन के 3 सबसे गर्म घंटों में होने वाले काम को अगर सुबह शाम के ठंडे घंटों में ले जाया जाए तो करीब 30% की भरपाई हो सकती है। हालांकि ऐसा करने से नींद खराब होने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि भविष्य में अतिरिक्त 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो वर्तमान में दिन के सबसे गर्म 12 घंटों में होने वाला काम दिन के सबसे ठंडे घंटों के दौरान किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। नए साल के दस्तक में चंद दिनों का इंतजार है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने देश और दुनिया को फिर से डरा दिया है। अब तक देश के 14 राज्यों में ये खतरा पहुंच चुका है। 4 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पहली बार ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी में साफ कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकें और जरूरत पड़े तो पाबंदियां फिर से लगाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना का कहर थम चुका है, लिहाजा क्रिसमस और नए साल पर कहीं घूम फिर लिया जाए, पार्टी कर ली जाए, तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में एंट्री को लेकर भी अगर आप फिक्रमंद नहीं है और सैर सपाटे का प्लान बना चुके हैं, तो ये खबर देखकर अपनी प्लानिंग पर एक बार जरूर गौर कीजिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पहली बार भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के साथ डेल्टा भी अभी तक देश में मौजूद है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तरह तरह के दावे और बातें की जा रही थी। दुनिया भर के देशों के अलग अलग संस्थान अपनी शुरुआती रिसर्च के आधार पर अलग अलग दावे कर रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति भी बन रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया भर से मिले आंकड़ों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, इन्हें देश के सामने रखा है। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को लेकर स्थिति साफ की गई है। साथ ही इसके फैलाव को काबू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका लबुलुआब ये है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और वॉर रूम फिर से सक्रिय कर दें। पार्टी, शादी और अंतिम संस्कार जैसे सामूहिक मामलों में लोगों की संख्या सीमित करें। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं, टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाएं, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएं, संक्रमण को स्थानीय स्तर पर ही रोकने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की चिट्ठी सीधे तौर पर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं और कोरोना से जुड़े नियम कायदे भूलने लगे हैं। चेतावनी ये कि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपसे बहुत दूर है, इससे डरने वाली क्या बात है, तो जरा इसकी रफ्तार देखिए। 3 दिसंबर को देश की पहली ओमिक्रॉन मरीज का पता चला। 17 दिसंबर को मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई और कल यानी 21 दिसंबर को मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई, यानी सीधे 4 दिन में दोगुनी। वायरस अगर ऐसे ही रफ्तार से बढ़ता रहा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके पास कब पहुंच गया। The problem with this new Omicron problem is that its infectivity is much more. Maybe sometime maybe people say maybe 50 times more, 50 to 70 times more infective. Number of cases may be much more than what we had been even so far thinking even. एक एक करके अब तक देश के 14 राज्य ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच गया है। मंगलवार को उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर में 3 और उड़ीसा में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मरीज हैं। दिल्ली में 54, तेलंगाना में 23, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 ओमिक्रॉन मरीज हैं। Already this guideline has been issued regarding the surveillance. This one thing is now very clear that the transmission rate is very high
the virus doubling time is around 1.5 to 3 days. So it is doubling very fast, the case doubling time. देश में त्योहारों का मौसम पहले से ही चालू है। अब चारों तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न की तैयारी है। गोवा और पहाड़ी राज्यों में जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जुड़ रही है। पार्टियों और भीड़भाड़ के माहौल में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल सकता है। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया है। कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह में 1 जनवरी तक प्रतिबंध कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार और क्लब डीजे पार्टियां नहीं होंगी और ये सभी सिर्फ आधी क्षमता के साथ चलेंगे। यहाँ तक कि अपार्टमेंट सोसाइटी में भी डीजे और डांस बैन कर दिया गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लापरवाही नए साल में बड़ी मुसीबत ला सकती है। नए साल के जश्न में ओमिक्रॉन वेरिएंट खलल डालने की तैयारी कर रहा है। तीन दिसंबर को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस, 15 दिन के अंदर 100वां केस। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार। कोरोना के इस नए बहरूपिये की जिस रफ्तार ने दुनिया भर के देशों में खौफ पैदा कर रखा है, वही रफ्तार अब हिंदुस्तान में भी दिखने लगी है। महज 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के केस 200 के पार पहुंच गए हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओडिशा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, जहां संक्रमित की संख्या 2 हो चुकी है। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 केस आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना 20, कर्नाटक 19, राजस्थान 18, केरल 15, गुजरात 14 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 200 संक्रमितों में से 77 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओमिक्रॉन का हर चौथा केस दिल्ली से आ रहा है। वहीं राजधानी में 2 ऐसे शख्स भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में आम लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 100% जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए, तो पता तभी लगेगा कि उनको अगर चेक करेंगे कि भी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने % लोग। कैपेसिटी कितनी है दिल्ली अभी देखिएगा, दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, LNJP और ILBS, उनके अंदर लगभग 100 सैंपल डेली किए जा सकते हैं और केंद्र सरकार की भी 2 लैब्स हैं, इसमें उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। सावधानी और तैयारी ओमिक्रॉन के खिलाफ यही 2 बड़े हथियार हैं। एक्सपर्ट भी अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब यह है कि जब अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ % उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। ओमिक्रॉन को लेकर पहले थ्योरी आई कि भले ही इसकी रफ्तार तेज हो, लेकिन इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी गलत साबित कर रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के 73% सैंपल इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में यह आंकड़ा 100% है। यूएस में कोविड के मामलों में इस महीने 50% बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। उधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड में चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। वहीं अन्य यूरोपीय राष्ट्र क्रिसमस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ी बात, ओमिक्रॉन को लेकर अभी वैज्ञानिक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस नए वेरिएंट का नेचर क्या है। WHO भी कंफ्यूज है इसकी रफ्तार को लेकर, इससे होने वाली मौत को लेकर। There is now
consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. अब ओमिक्रॉन से बढ़ रही मौत के आंकड़ों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नए तरीके से इस वायरस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं डेल्टा वेरिएंट की मार झेल चुके भारत के लिए सावधानी ही एक बड़ा उपाय है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में अब हिंदुस्तान को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसके अलावा निजामुद्दीन, तमाम वो रेलवे स्टेशन है जहां पर करीब 8 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं चेकिंग करने के लिए, और उन चेकिंग स्टेशंस पर बाकायदा जांच की जा रही है। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री जो बाहर से आते हैं गाड़ियों में, उन यात्रियों को चेक किया जाता है, उनके RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन दी जाती है। नेत्रपाल जी मेरे साथ हैं। सर, सुबह से कितने लोगों की आप लोग चेकिंग कर चुके हैं? सर, सुबह से अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर की टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी हमारी कंटिन्यू टेस्टिंग है और हम लगभग 3 से 4 बजे तक हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, और जितने भी लोग आने और जाने वाले हैं सब लोगों का हम टेस्टिंग करते हैं। कितने सेंटर्स आपने बनाए हैं यहाँ पर? सर, नई दिल्ली पे हमारे 8 सेंटर्स हैं, 4 इस साइड पे हैं, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ है। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूँ? हाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 सेंटर बने हुए हैं हमारे, और हमारे 8 सेंटर बने हुए हैं ISBT कश्मीरी गेट पर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बहरहाल सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी को हिंदुस्तान से भगाने का, तीसरी लहर को आने से रोकने का। आज तक ब्यूरो।